नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में यूनिस के खिलाफ सड़कों पर अवामी लीग उतर आई है। अवाम शेख हसीना के लड़ाकों ने यूनिस के घर पर हमला बोला है। यूनिस के खिलाफ कई इलाकों में तीखी नारेबाजी हुई है। यूनिस पर हसीना समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगा है। ढाका में अवामी लीग ने राजनीतिक ताकत दिखाई है और ऐसे में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है, सड़कों पर अवामी लीग के तमाम दिग्गज उतरे और उसके बाद जमकर नारेबाजी की, जमकर आरोप मढ़ने का काम किया। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि ये राजनीतिक चेतावनी है, राजनीतिक चेतावनी दी जा रही है। और क्या कुछ हुआ है ये आपको बता देते हैं। कहां कहां पर यूनिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है ये आपको एक बार बता देते हैं। यूनिस के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो ढाका, बड्डा, भातार, रामपुरा में ये जगह हैं जहां पर मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहम्मद यूनिस के खिलाफ छात्र जो एक वक्त पर उसके समर्थन में थे वो भी खिलाफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ अब अवामी लीग यहां पर अपनी आवाज बुलंद करती जा रही है। एकाएक कर तमाम दिग्गजों को जेल में डालने का काम किया और बहुत से आरोप जो हैं वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से लगवाए गए हैं इन पर। लेकिन अब यहाँ पर ये इलाके हैं जहाँ पर मोहम्मद यूनिस के खिलाफ प्रदर्शन है, भातार और रामपुरा ये इलाके। इसके अलावा और भी कई इलाके हैं, ढाका के अलावा और कई इलाके, बड्डा भी एक इलाका, इसमें भी जोरों पर प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनिस की इसको उल्टी गिनती भी माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं मोहम्मद यूनिस के खिलाफ, वो तो एक तरफ मोहम्मद यूनिस जो हैं वो इस वक्त बाहरी राजनीति में बड़े गुम हो चुके हैं। जिस तरीके से कभी वो चाइना का रुख करते हैं, कभी वो रूस के पास जाते हैं और ऐसे में यहाँ से अपनी ताकत बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं और यहीं से वो हाथ मिलाकर यहाँ काबिज रहना चाहते हैं। काबिज रहना चाहते हैं तब तक जब तक वो अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर लेते। मंसूबे उनके क्या? बांग्लादेश को पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री बना देना, इस्लामिक देश बना देना और भारत को पूरी तरीके से अपना कट्टर दुश्मन बना लेना। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बांग्लादेश पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बेहद कुछ बदलता नजर आ रहा है बांग्लादेश में। हर दिन एक नई तस्वीर बांग्लादेश की देखी जा रही है और अब ऐसे में अवामी लीग ने अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। कई ऐसे इलाके जहां पर जोरदार प्रदर्शन मोहम्मद यूनिस के खिलाफ देखा जा रहा है। क्या इसे राजनीतिक चेतावनी समझा जाए? अब बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। ये जो आपने इलाका के बारे में कहा, ढाका 11, पाटा, रामपुरा, हाथी झील वगैरह, ये एरिया में एक सबसे बड़ा बात जो है, इस एरिया के करीब ही गुलशन की डिप्लोमेटिक एरिया है। और ये जो अवामी लीग की जो प्रोसेशन हुआ, इसमें ना तो सिर्फ अवामी लीग के लोग थे, इसमें बीएनपी के फ्रस्ट्रेटेड लोग भी शामिल हुए। क्योंकि यूनुस ने तो अभी चुनाव कराएगा नहीं 5 साल में, वो चीज सामने साफ हो गई। और यूनुस अभी क्या कर रहा है, बीएनपी की टॉप लीडर्स में से किसी किसी को खरीद लिया। इसके लिए बीएनपी के लोग जो है ग्रास रूट, वो भी बहुत ही गुस्सा है बीएनपी के ऊपर। वो भी अवामी लीग के साथ ये प्रोसेशन में शामिल हुआ। ये है पहली एक एस्पेक्ट। और दूसरी एस्पेक्ट है पिंकी जी कि अप्रैल की 15 तारीख और आज बांग्लादेश की सब मोबाइल फोन में यूनुस की तरफ से एक इश्तेहार, एक नोटिस भेजा गया और सबको कहा है कि 2009 साल में जो बांग्लादेश राइफल्स की रेनेगेड हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो उसमें तो शेख हसीना के जमाने में इसका ट्रायल भी हो गया और सजा भी हो गई थी। अभी वो पूरे सजा को यूनुस क्या कर दी, कैंसिल कर दी करके फिर से ये ट्रायल शुरू करने की प्रोसेस में है। और कल यूनुस ने भी कहा कि बीडीआर केस को इन्वेस्टिगेट करना सबसे जरूरी है। इसके लिए कि बीडीआर केस में अभी ये बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान, उनको फंसाना चाहते हैं। और मैंने जैसे आपके प्रोग्राम में और इंडियन न्यूज के और भी प्रोग्राम में कहा कि इस महीने अप्रैल या मई में मैक्सिमम वकरुज्जमान साहब को यूनुस अरेस्ट करेगा और उनको फांसी पे भी लटकाएगा। तो एक तरफ देखिए पिंकी जी, अवामी लीग आवाज उठा रहे हैं और अवामी लीग के साथ फ्रस्ट्रेटेड बीएनपी के जो ग्रास रूट वो भी मिल गए हैं।
और दूसरी तरफ वाकुर जमान की प्रस्तुति चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है, सॉरी यूनुस की वाकुर जमान साहब को हाउस अरेस्ट और बाद में उनके ट्रायल में ठीक है, उनको ले जाने के। ठीक है। शोएब सर आएंगे आपके पास। हमारे पास फिलहाल विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी जुड़ चुके हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शोएब चौधरी जी को आप सुन रहे थे सर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आगे अब वकर का क्या होगा, जिस तरीके से उन्होंने बताया हालात जो बदल रहे हैं। एक तरफ तो अवामी लीग ने राजनीतिक चुनौती दे दी है, साथ ही साथ यहाँ पर अब बताया ये जा रहा है सर की तरफ से कि अप्रैल और मई महीने तक वकर को पूरे तरीके से काबू में करेंगे, जेल में डालेंगे, फांसी तक जो है मामला पहुंच सकता है। देखिए, मैं काफी बात को, सब भाई की बात को सुनता हूँ, समझता भी हूँ। वो जो बोल रहे हैं वो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश से बैठकर चीजों को देख रहे हैं, हम भारत से बैठकर चीजों को देखते हैं, काफी अंतर उसमें हो जाता है। लेकिन देखिए, मैं अभी भी एक बात देखूं, अगर कोई एक व्यक्ति है पूरे बांग्लादेश के अंदर जो समय दिखता है पावर के अंदर, वो मुझे सेनाध्यक्ष जो है वकारुज्जमान वो दिखाई देते हैं, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के इंटरेस्ट में, हित में सोचते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात क्या, उनका कहना ये है कि हम भारत से संबंध खराब नहीं कर सकते, क्योंकि भारत और हम इतने आपस में जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, एक देश जिसकी दो देशों में सीमाएं मिलती हैं और जिसका आपका देखिए 90% से ज्यादा एरिया केवल भारत से आपका एरिया उसका मिलता है, थोड़ा बहुत आपका म्यांमार से मिलता है, सराउंडेड आपके भारत बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचें कि भारत से विवाद कर कर, भारत से तमाम तरह के इश्यूज क्रिएट कर कर क्या आपका विकास हो जाएगा? नहीं, अवरुद्ध हो जाएगा। यही बात हम भारत के संदर्भ में बात करें, और देखिए, जब से आपको याद होगा तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वी आर द गार्जियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला? जब जैसी हमने ट्रांस इम्प्लीमेंट जो फैसिलिटीज थी वो हमने बंद की, बंद करते क्या हुआ कि बांग्लादेश को कितने सारे आपके लॉसेस, कितने नुकसान होने शुरू हो गए हैं। ये थोड़े दिन में डाटा भी आने लगेगा कि उस सप्लाई रूट को बंद करने से कितना बांग्लादेश को नुकसान हुआ। मैं तो भी कल परसों न्यूज और देख रहा था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश ने डिमांड भी किया 1971 की कि 71 में जो हमारा पैसा रह गया तो पैसे को हमको रिटर्न कीजिए। पाकिस्तान से करीब 5 अरब डॉलर के आसपास की कुछ डिमांड की गई है। वो पैसा वापस आएगा नहीं आएगा मुझे तो उम्मीद नहीं, कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है। तो मैं एक बात देखता हूं कि चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो ऐसे अस्थिर देश के अंदर, या एक विदेश नीति हो, यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, इसमें स्थायित्व नहीं देखा जाता। हो सकता है कि जो बात शोएब साहब कह रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज भी है, या ये भी हो सकता है कि वकारुज्जमान जो है, यानी कि जो सेना अध्यक्ष है, वो एक नया कूप की तैयारी करे अंदर खाने। ये तो भाई वो भी समझ रहे होंगे, उनकी भी कोई स्ट्रेटजी होगी, या तो उनको भी शेख हसीना की तरह भागना पड़ेगा देश से, बाकी किसी देश में जाना पड़ेगा, जान के लाले पड़ेंगे तो बचाना पड़ेगा, या फिर उनकी कुछ प्लानिंग चल रही होगी अंदर खाने जो हमको सामने दिखते नहीं है। तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ये जरूर है कि मोहम्मद यूनुस लगातार जो है लोकतंत्र की, कहते हैं डेमोक्रेसी की, जितनी हत्या हो सकती है उतनी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का रिजल्ट है कि आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस के सामने दो विरोधी पार्टी, अवामी लीग और बीएनपी, जो आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। ऐसी बात है कि भारत में भाजपा और कांग्रेस एक साथ आकर विरोध करे मोहम्मद यूनुस का, वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है। यानी कि दोनों के समर्थक जाके आपका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और दोनों ही पार्टी आज, बीएनपी की खालिदा जिया की हम बात करें और शेख हसीना की बात करें, दोनों कह रही हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, लोकतंत्र की बहाली हो, और चुनाव ही तो तय करेंगे ना कि सरकार कौन बनेगी। या ऐसे कि कल को, आज ठीक है मोहम्मद यूनुस ने कुछ उनके जो सो कॉल्ड छात्र थे वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। कल को हो सकता है कि जहां पे अवामी लीग, बीएनपी या जो नई पार्टी बनी है जिसका नहीं निपुण सर, जिस तरीके से आपने इन छात्रों का जिक्र किया, ये वो छात्र नेता जिनके बदौलत मोहम्मद यूनुस सत्ता की कुर्सी पर आकर टिक कर जमकर बैठ गए हैं, जिससे अब इतना लगाव हो गया है कि मानो फेविकोल का ये जोड़ अब नजर आने लगा है जो छूटने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके बाद इन्हीं छात्र नेताओं की वजह से यहाँ बैठे, अब ये छात्र नेता इनके खिलाफ जाकर अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं होने दिया जा रहा है, उस पार्टी के डॉक्यूमेंट के वर्क को पूरा नहीं होने दिया जा रहा है, पूरी तरीके से उनको दबाया जा रहा है, बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे इन्हीं छात्रों ने शेख हसीना के साथ किया, मोहम्मद यूनुस पर भरोसा जताकर मोहम्मद यूनुस अब इनके साथ कर रहे हैं। मैं वही बात मैं पिंकी कह रहा हूँ कि जिनके साथ आप आए उनको आपने चीट कर दिया। अब देखिए, जो युवा है, युवा को आपने दिशा दी और आपने शेख हसीना तक पलट कराया, तो उसी युवा को दिशा तो अब आपका शेख हसीना भी दे सकती है।
जब आप उनके साथ में दिखेगा भाई, उनको भी तो दिखेगा ना कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको यूज एंड थ्रू कर दिया मोहम्मद यूनुस ने, या मोहम्मद यूनुस के पीछे जो पीछे बैठे शक्तियां हैं, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे ना हो, कोई भी कट्टरपंथी हो, उन्होंने आपको यूज एंड थ्रो करा। तो क्या ये संभावना नहीं बनती कि वो छात्र अगेंस्ट चौधरी यूनुस खड़े हो जाएं? तो बात ये है कि पॉसिबिलिटीज बांग्लादेश की बहुत ही टेंस है। पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती है जो हमको पता नहीं चलती है। हो इसका उल्टा भी सकता है कि मोहम्मद यूनुस को वहां से भागना निकलना पड़ जाए, या भागना पड़ जाए। और देखिए, एक बात, इंटरेस्टिंग बात मैं हमेशा मानता हूं कि आर्थिक जब क्राइसिस क्रिएट होता है, यानी इकोनॉमिकल जब क्राइसिस क्रिएट होता है, तो तमाम तरह के क्राइसिस क्रिएट होने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। जैसे जैसे बांग्लादेश में आर्थिक संकट गहराएगा, वहां पर महंगाई की मार बढ़ेगी, तमाम तरह के इश्यूज क्रिएट होंगे, तो मोहम्मद यूनुस को अपनी सरकार को संभालना भारी पड़ जाएगा। वहां पर आंदोलन उग्र हो जाएंगे और पॉलिटिकली पावर्स को जाना होगा। तो मुझे लगता है कि भारत से जिस प्रकार का विवाद उत्पन्न किया, और भारत ने जिस प्रकार से कंट्रोल किया इस पूरी घटना को, जैसे मैंने कहा, आपका ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज जो थी उसको बंद कर कर निश्चित रूप से बांग्लादेश को घेरने का काम किया है। और हमको लगता है कि देखिए, जैसे मोहम्मद यूनुस की पीएम मोदी के साथ मीटिंग भी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही कामयाब मीटिंग रही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक फेल मीटिंग रही। तभी हमने देखा कि उसके बाद ठीक बाद ही भारत के द्वारा उनकी जो फैसिलिटीज थी वो बंद कर दी गई। तो अब देखना ये है कि चाइना या पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के साथ तो बांग्लादेश पंगा लेना शुरू कर दिया है, अमेरिका सपोर्ट पहले से है नहीं। अब यहाँ पर हम चीन की बात करें तो चीन कितना सपोर्ट करता है मोहम्मद यूनुस का, ये देखना होगा। अ, उम्मीद मुझे चीन से ठीक बहुत है ज्यादा नहीं। निपुण सर, अभी चीन को लेकर आपने बात की है, एक जहन में सवाल इसको लेकर भी आ रहा है शोएब चौधरी जी से भी मैं इसी को जानना चाहूंगी। पहले आप निपुण सर बता दीजिएगा, चीन को लेकर बात की है, अभी फिलहाल जो एक रणनीति पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की देखी जा रही है, वो चीन के लिए लगभग एक जैसी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चीन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करने की कोशिश पाकिस्तान की देखी जा रही है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में वो अब यूएस को इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, और वहां पर अब यूएस भी जो है इन्वेस्ट करता नजर आएगा, अपने प्रोजेक्ट चलाता नजर आएगा। एक वहां पर पाकिस्तान का ये कदम, दूसरी तरफ यहाँ पर रूस के साथ जिस तरीके से एक कदम आगे बढ़ाकर चीन को पीछे छोड़ते हुए रूस के साथ ये बांग्लादेश पे मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से यहाँ पर तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, विजिट जो उनका देखा गया, उसके बाद हाल ही में जो बदलाव आया है उसको लेकर, ये दोनों रणनीति दोनों देशों की एक साथ पे एक समय पर नजर आ रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, जरा इसको बताइएगा। देखिए, अगर हम रूस की बात करते हैं तो मुझे रूस को लेकर बहुत ज्यादा मैं चिंतित नहीं रहता हूँ। देखिए, रशिया का भारत के साथ जो संबंध है वो केवल इकोनॉमिकल रिलेशंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। और रशिया हमारे साथ हमेशा एक टाइम टेस्टिंग फ्रेंड रहा है। और ये बात मोहम्मद यूनुस को जाननी चाहिए कि जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ है उसमें रूस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। जब अमेरिका का 7th फ्लीट जो है हम पर अटैक करने के लिए आ रहा था, तो रशिया की सबमरीन ने ही अमेरिका के 7th फ्लीट को रोका था। तो रशिया की आज के देश में हम बात करें कि भारत को छोड़कर वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, मुझे तो नहीं लगता। भाई, अगर बांग्लादेश के पास देने को बहुत कुछ होता तो मैं एक बात को मान सकता था। ठीक है, लेकिन इसी पर निपुण सर, इसी पर शोएब सर को भी सुन लेते एक बार। शोएब सर क्या कहेंगे इसी पर आप? पिंकी जी देखिए, पहले ये जो निपुण भाई ने कहा ये चीज बहुत ठीक है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके लिए कि वकरुज़्ज़मान क्यों थ्रेट बन गए यूनुस के लिए। वकरुज़्ज़मान 3 चीज चाहते हैं। वो भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, नंबर 1। ये चीन की जो एग्रेशन ये नहीं चाहते। 3 नंबर, ये जल्दी जल्दी इलेक्शन की डिमांड कर रहे रिपीटेडली, और वो इलेक्शन में अवामी लीग को पार्टिसिपेट करने की जो प्री कंडीशन भी सेट करती कि अवामी लीग के सिवा कोई इलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए वकरुज़्ज़मान बन गई यूनुस की रास्ते के कांटे, और उसको हटाने के लिए मैंने जैसे कहा कि यूनुस को अभी वक्त बहुत कम है, क्योंकि अवामी लीग सड़कों में आना शुरू कर दिया, और अवामी लीग के साथ पीएनपी आ गई। और जैसे निपुण भाई ने कह रहे थे कि वो जो छात्र वगैरह, देखिए पिंकी जी, छात्रों वगैरह को क्या ख्वाब दिखाया था कि सबको नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी। अभी क्या हो गई, सब देख रहे हैं कि यूनुस के आजू बाजू में जो छात्र हैं वो पैसा ले ले के लोगों को सरकारी नौकरी दे रहा है। सो जो डिस्क्रिमिनेशन की बात किया था, वो डिस्क्रिमिनेशन और अभी उससे भी ज्यादा भी गंभीर हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई आए चीन के बाद। देखिए पिंकी जी, चीन एक अपॉर्चुनिस्ट नेशन है। अभी चीन का बहुत भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश, और
अगस्त की 4 तारीख तक 2024 की अगस्त की 4 तारीख तक चीन कह रहे थे हम शेख हसीना के साथ है। 5 तारीख तख्ता पलट हो गया, चीन भी आवाज चेंज कर दी। सो अभी ये जो यूनुस के साथ जो कोशिशें हैं चीन की, ये उनके जो बांग्लादेश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट उसको रक्षा करने के लिए। सो मैं फिर से निपुण भाई से भी सहमत हूँ कि इसके साथ एक चीज आपको भी और निपुण भाई को कहना चाहता हूँ कि ये महीने अप्रैल और मई 2 महीने आज या तो यूनुस भागेगा बांग्लादेश से, नहीं तो वाकुरुज्जमान साहब जेल चले जाएंगे फांसी के लटकाने के लिए, क्योंकि ये चीज आ गई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। भारत ने ट्रांजिट बंद कर दी, हमारे 2000 करोड़ टाका की लॉस, और बहुत सारी और चीज होने वाला है बांग्लादेश में। एक फैक्ट्रीज तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गए, और यूनुस की जो छात्रों को यूनुस ने जो ख्वाब दिखाए थे, वो छात्र की अभी ह्यूज परसेंटेज, मैसिव परसेंटेज यूनुस के खिलाफ जा रहे। तो हमारे को लगता है कि बांग्लादेश में अगले महीने से सड़कों में आप भी देखेंगे, सब देखेंगे अवामी लीग और वो जो कहा कि बीएनपी की जो बिग फैक्शन है जो नाखुश है उसके लीडरशिप से कि उसके लीडर यूनुस से हाथ मिलाए हुआ है, कॉम्प्रोमाइज कर ली। इसके साथ ये जो आम है पब्लिक बांग्लादेश की सब सड़कों में आ जाएगा। सो यूनुस के लिए ऑप्शन से कि वाकुरुज्जमान साहब को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यूनुस को भागना पड़ेगा। और फाइनली एक इंफॉर्मेशन में आप दोनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए हैं वाकुरुज्जमान यूनुस ने खलीलुर रहमान नाम के एक आदमी को। ये खलीलुर रहमान पिंकी जी 2001 साल में वो उस वक्त ये चीफ एडवाइजर जो थे लतीफुर रहमान उसके दफ्तर में थे, और लतीफुर रहमान के दफ्तर की एक फीमेल ऑफिसर उनकी और उनकी हस्बैंड की हत्या हो गई, और हत्या होने के बाद लतीफुर रहमान तुरंत बांग्लादेश छोड़ के भाग गई और अभी आया। सो ये लतीफुर रहमान पाकिस्तानी एक ट्रस्टेड एलिमेंट है। बिल्कुल। एक सेकंड, सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और ये इसके काम ही है वाकर को आउट करना। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बांग्लादेश में की थी, तो बाहर से लोग शायद समझ नहीं रहे, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अप्रैल में बहुत नाटक देखेंगे बांग्लादेश में। बिल्कुल, बहुत नाटक जो है वो बचे हुए हैं देखने। और फिलहाल जिस तरीके से 2 महीने का आप वक्त बता रहे कि इस 2 महीने में सब कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, या तो लड़ाई इस पार की होगी या उस पार की होगी। अब इसी वक्त का इंतजार है सभी को, बांग्लादेश की जनता को भी, भारत को भी देखना होगा स्थिति किस तरफ जाती है, यानी कि ऊँट किस तरफ करवट लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शोएब जी आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बड़ी